स्टूडेंट्स, एडुविला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 8 सामाजिक विज्ञान भूगोल की वर्कशीट नंबर 37। बच्चों, आज की वर्कशीट में हम लोग मृदा निर्माण के कारक, भूस्खलन और मृदा का निम्नीकरण को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और हाँ, आपके लिए हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैनल है, हमारा वह नया चैनल है और उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से उस चैनल को देख सकते हैं, रहस्य चालीसा, जिसमें कि आपके लिए बहुत सारी रहस्यमयी कहानियों का संग्रह उसमें किया जा रहा है। तो बच्चों, आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आज देखते हैं मृदा। मृदा मतलब होता है मिट्टी। धरती के ऊपर जो मिट्टी की परत है, जिस पर हम लोग खेती करते हैं, रहते हैं, उस मिट्टी के बारे में और उस मिट्टी के निर्माण की कारक कि वह मिट्टी बनती कैसे है। और भूस्खलन, भूस्खलन मतलब मिट्टी का ढह जाना, मिट्टी का गिर जाना। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर से आपने भूस्खलन के उदाहरण सुने होंगे कि मिट्टी ढह जाती है, पहाड़ गिर जाते हैं, तो इस तरह की बात। और मृदा का निम्नीकरण मतलब मृदा का की शक्ति कम होना, मृदा का कम होना, ये मृदा का निम्नीकरण कहलाता है। तो चलिए सबसे पहले हम मृदा समझते हैं, मिट्टी क्या है। तो मृदा पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। ये पृथ्वी के अगर आप पृष्ठ की बात करेंगे तो ऊपरी परत जिस पर हम लोग रहते हैं, तो उस पर एक पतली परत होती है और यह दानेदार होती है और यह मृदा कहलाती है। जैसे जैसे आप पृथ्वी के नीचे जाएंगे, नीचे की ओर, पृथ्वी की परत कठोर होती चली जाएगी और चट्टानों के रूप में मिलेगी। तो ऊपर में जो दानेदार परत होती है, महीन कणों वाली जो परत होती है, यह मृदा कहलाती है। यह मिट्टी, यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित, अगर यहाँ पथरीली जमीन है तो मृदा पथरीली मिलेगी, अगर पहाड़ी है तो पहाड़ी मिलेगी, लाल पत्थर वाले हैं तो लाल मिट्टी मिलेगी। तो इस तरह से जो स्थल का रूप है, यह स्थल का रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं कि यहाँ किस प्रकार की मृदा मिलेगी। लाल मिट्टी मिलेगी या काली मिट्टी मिलेगी या रेगुर मिट्टी मिलेगी या बलुई मिट्टी मिलेगी। तो उस सब तरह के इसके चट्टानों पर यह निर्धारित होता है। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। मिट्टी का निर्माण कैसे कैसे होता है बच्चों? तो मिट्टी का निर्माण के लिए चट्टान चाहिए और चट्टान से प्राप्त जो खनिज होते हैं और जैव पदार्थ, इसमें जो सड़े गले जैव पदार्थ होते हैं जैसे पेड़ों के पत्ते और पुरानी लकड़ियाँ, ये सभी, तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से यह मिट्टी बनती है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। अपक्षय की प्रक्रिया का मतलब होता है क्षण भंगुरता। ये पहले इतना बड़ा है, फिर बाद में टूट टूट करके छोटा हो जाना, इसी को अपक्षय कहते हैं। तो अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिजों और जैव पदार्थ का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। तो यह तो मान लीजिए चट्टान टूट करके छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। अब इसमें कुछ जैव पदार्थ जैसे सड़े गले पत्ते, लकड़ियाँ और जानवरों के मरने से, ये सारे जो चीज़ें, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों से जो मिट्टी का अपक्षय होता है और इसमें खनिज और जैव पदार्थ के मिश्रण मिलते हैं, तब जाके यह मिट्टी उपजाऊ बनती है। यहाँ एक मुख्य पॉइंट है कि क्या आप जानते हैं केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। मतलब कि पृथ्वी पर 1 सेंटीमीटर मिट्टी के निर्माण में सैकड़ों हजारों वर्ष लगते हैं। अब मृदा निर्माण के कारक, मिट्टी के निर्माण के कारक कौन कौन से हैं, तो उसको आप देख लीजिए। ये हैं जनक शैल का स्वरूप। जनक शैल का स्वरूप मतलब कि वह कैसा है, पत्थर, जिस पत्थर के टूटने से मिट्टी बनने वाला है उसका स्वरूप कैसा है। और जलवायु कारक, उधर जहाँ मृदा बन रही है वहाँ का जलवायु कैसा है। स्थलाकृति, वहाँ स्थल की आकृति कैसी है। जैव पदार्थों की भूमिका वहाँ कितनी है। और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय, उसमें समय कितना लगा है। तो ये सभी कारक होते हैं और ये सभी मिलकर के मिट्टी का निर्माण करते हैं। उसके बाद मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक में आप यहाँ देख सकते हैं, इन्हीं सभी बातों को विस्तार में दिया गया है। और यहाँ है भूस्खलन। भूस्खलन क्या होता है, तो आप देखिए यहाँ आप एक पहाड़ पर मिट्टी को ढह कर नीचे गिरते हुए देख रहे हैं आप, तो इसी को भूस्खलन कहा जाता है। तो यहाँ से तो मिट्टी गिर गई, ये बह गई और मिट्टी का निम्नीकरण हो गया।
तो इस तरह से भूस्खलन को सामान्य रूप से शैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहत संचालन के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब कि पहाड़ों पर से मिट्टी का गिर जाना, ढाल पर से मिट्टी का बह जाना, तो इसको भूस्खलन कहते हैं। ये प्रायः भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। अगर कहीं बाढ़ आ गई तो वहाँ भूस्खलन होता है, भूकंप आ गया तब भूस्खलन होता है, या ज्वालामुखी के आने से भूस्खलन होता है, और लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भी भूस्खलन होता है। तो इसके बाद न्यूनीकरण क्रियाविधि, मतलब कि मिट्टी का न्यूनीकरण कैसे होता है। वैज्ञानिक प्रविधियों के विकास से हमें समझने की शक्ति मिली है कि भूस्खलन उत्पन्न होने के कौन कौन से कारक हैं और उनका प्रबंधन कैसे करना है। भूस्खलन को रोकने के कुछ प्रविधियां निम्न है, मतलब कि भूस्खलन को कैसे रोका जा सकता है। ठीक, तो भूस्खलन को रोकने की विधियां हैं कि भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर इसमें प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना, और इस प्रकार इन सभी क्षेत्रों को आपस में बनाने के लिए इन क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है। और दूसरा है कि भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिरोधी दीवार, मतलब कि इसमें एक इसके सामने दीवार बना दी जाए, यहाँ दीवार बना दी जाए कि मिट्टी खिसक करके नीचे न जाए। तो इस तरह से भूस्खलन को रोका जा सकता है। भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति आवरण में वृद्धि। यहाँ अगर बड़े बड़े वृक्ष होते जिनकी जड़ें इसकी मिट्टी को बांधे रहती तो यह मिट्टी नहीं गिरती या स्खलन नहीं होता। और उसके बाद है कि सतही अपवाह तथा झरना प्रवाहों के साथ साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण उपाय कार्यान्वित किए गए हैं। मतलब कि इसमें क्या करेंगे कि यहाँ जो झरना वगैरह अगर चलते हैं तो इससे भी भूस्खलन होता है। तो इसके लिए उस तरह का हम मार्ग का व्यवस्था करेंगे कि और झरनों को या फिर पानी के बहाव को उस तरफ से ले जाएंगे जिधर से कम भूस्खलन होने का खतरा हो। और ऐसे करके हम भूस्खलन होने से मिट्टी को बचा सकते हैं। और मृदा का निम्नीकरण कैसे होता है। तो मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए मुख्य खतरे हैं। मतलब कि मृदा का अपरदन मतलब मृदा का कट कर बह जाना अपरदन कहलाता है, और क्षीणता मतलब उसमें से पोषक तत्वों का बह जाना ये मृदा संसाधन के लिए मुख्य खतरा है। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण होता है। कुछ ऐसे भी कारक हैं जो कि मानवों द्वारा उत्पन्न होते हैं जिससे कि निम्नीकरण होता है, और कुछ वैसे भी कारक हैं जो प्राकृतिक हैं उससे भी मृदा का निम्नीकरण होता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक हैं वनोन्मूलन मतलब वनों को काटना, तो ये मानव जनित कारक हो गया। और अतिचारण मतलब कि पशुओं द्वारा मिट्टी के घासों की चराई, पौधों की चराई, यह अतिचारण होता है। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा, दोहन, भूस्खलन और बाढ़ है, इन सभी कारकों से मृदा निम्नीकरण होता है। इसके बाद अब कुछ प्रश्न हैं, जैसे कि मृदा का निर्माण कैसे होता है, मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, और भूस्खलन को कम करना क्यों आवश्यक है। तो बच्चों चलिए अब हम इन प्रश्नों के उत्तर को जानते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर, मृदा का निर्माण कैसे होता है। तो इसका उत्तर है मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। उसके बाद प्रश्न 2 है, मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो इसका उत्तर है मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं, जनक चट्टान का स्वरूप, उसके बाद जलवायविक कारक, स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय। नेक्स्ट प्रश्न 3 है, भूस्खलन को कम करना क्यों आवश्यक है। तो इसका उत्तर है मिट्टी को निम्नीकरण से बचाने के लिए भूस्खलन को कम करना आवश्यक है। तो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट, और आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।